नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में छठे चरण का मतदान जारी। 10 जिलों के 57 सीटों पर हो रही है वोटिंग। शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 करोड़ 14 लाख मतदाता वोट डालेंगे। तो वहीं आपको बताते चले 676 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। यूपी में आज छठे चरण के लिए मतदान जारी है। छठे चरण में 10 जिलों के 57 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं प्रशासन ने पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जहां 2 करोड़ 14 लाख मतदाता 676 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आपको बताते चले छठे चरण में सीएम योगी की गोरखपुर सीट पर चुनाव है। वहीं इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी के छठे चरण में गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं बांसी सीट पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और छठे चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव के मैदान में हैं। गुरुवार सुबह वोटिंग शुरू होते ही योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ कन्या नगर क्षेत्र में अपना वोट डाला। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव में 300 सीटें जीतने का दावा वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट करते हुए लोगों से अपील भी करी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता जनार्दन में उत्साह है, आम लोगों की जागरूकता का परिणाम है और जनता अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। तो आपको बताते चले छठे चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। 10 जिलों के 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव क्षेत्र गोरखपुर समेत 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान किया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि छठे चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और पोलिंग बूथ की अगर हम बात करते हैं तो पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है और आज 676 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होगी। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और बलिया की 57 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान किया है और कहा कि हम 80% से अधिक सीटें जीतेंगे और भाजपा रिकॉर्ड बनाएगी। तो आपको बताते चले भाजपा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में गोरखपुर में मतदान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मैंने अपना वोट किया है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लिए बहुत अच्छा काम किया और भाजपा 300 के पार जाकर अपनी सरकार बनाएगी। तो वहीं राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने विधानसभा चुनाव के छठे चरण में बलिया में मतदान किया और उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है और इस बार भाजपा को 350 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी। जगदंबिका पाल ने भी मतदान किया है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में सिद्धार्थनगर में मतदान किया। जगदंबिका पाल ने कहा कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है। मेरी सबसे अपील है कि मतदान जरूर करें। तो ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी में छठे चरण का मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत महेंद्र दास को मतदान की पर्ची नहीं मिली, वजह से वो वोट नहीं डाल पाए और उनमें मायूसी देखने को मिली। तो आपको बताते चले लगातार मतदान सभी कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। यूपी में छठवें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान किया है। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है
और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठे चरण के लिए गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ कन्या नगर क्षेत्र में अपना वोट डाला है। तो आपको बताते चले, सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो पुख्ता है और लगातार लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर और बलिया की 57 सीटों पर मतदान जारी है। तो आपको बताते चलें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान किया है और कहा कि हम 80% से अधिक सीटें जीतेंगे और भाजपा रिकॉर्ड बनाएगी। तो वहीं अगर हम बात करते हैं मिर्जापुर बूथ की, तो मिर्जापुर बूथ में ईवीएम में गड़बड़ी देखने को मिली। बस्ती के हरैया विधानसभा के मिर्जापुर बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी सामने आई है। यहां पर ईवीएम में एक ही बटन दबने की मतदाताओं ने शिकायत की है। शिकायत पर ईवीएम बदली गई है। तो ईवीएम में गड़बड़ी की भी शिकायतें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में लेकिन अधिकारी भी सतर्क हैं और जल्द से जल्द ईवीएम को बदला जा रहा है। तो 10 जिलों के 57 सीटों पर हो रही है वोटिंग। यूपी में छठे चरण का मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। यूपी में छठे चरण के लिए वोटिंग जारी है। सीएम योगी समेत कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलने वाला है। छठे चरण में अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया तथा बलिया समेत 10 जिलों की कुल 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर यूपी में छठे चरण का मतदान जारी और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वोट डाला है। ट्वीट कर लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए यूपी की अविराम विकास यात्रा के वोट डाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वोट डाला है और ट्वीट करके लोगों से वोट करने की अपील भी की है। यूपी में छठे चरण का मतदान जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्राइमरी स्कूल गोरखनाथ कन्या नगर में मतदान किया है। सीएम योगी ने गोरखपुर सदर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। तो आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वोट किया है और ट्वीट करके लोगों से मतदान करने की अपील भी उन्होंने की है। यूपी चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभी से मतदान करने की अपील करी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। छठवें चरण का मतदान आज होना है। पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लेकर लोकतंत्र के सजग नागरिक का दायित्व निर्वहन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। तो यूपी में छठे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट हुए लिखा कि नए यूपी की अविराम विकास यात्रा के डाले वोट। आपको भी हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं। यूपी में छठे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट किया और लोगों से भी अपील उन्होंने की, पहले मतदान उसके बाद जलपान। छठे फेज में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान किया है। यूपी पुलिस की माने तो छठे चरण में मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी वाले क्षेत्र गोरखपुर सदर समेत 9 विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील माना गया है। इनमें भांसी, इटवा, डुमरियागंज, बलिया सदर, फेफना, बैरिया, सिकंदरपुर और
बासंडी भी शामिल है। तो संवेदनशील जो सीटें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और छठे चरण में मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी वाली क्षेत्र गोरखपुर सदर समेत 9 विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील माना गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में छठे चरण की जो मतदान है वो शुरू हो चुके हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। तो ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। आपका एक एक मत लोकतंत्र की ताकत है। यूपी में छठे चरण का जो मतदान है वो जारी है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सभी से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपील की। यूपी में छठे चरण का मतदान जारी। ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी में छठे चरण का मतदान जारी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील करी है कि मतदान जरूर करें। यूपी में छठे चरण के जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की सभी अपील कर रहे हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपील करी है। बसपा प्रमुख मायावती ने मतदान करने की अपील की। सभी अपने वोट का करें उपयोग। मायावती का कहना है कि सभी अपने वोट का उपयोग करें। ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। जातिवाद वाली सरकार से मुक्ति पाएं। बसपा प्रमुख मायावती ने वोट करने की अपील की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुशीनगर से संतोष के साथ लाइव जुड़ गए। संतोष, आपका रुख करूंगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। यूपी में छठे चरण के मतदान जो है वो शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? संतोष, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। संतोष, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। यूपी में छठे चरण के मतदान हो रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? 7 बजे तो धीमी गति से मतदान चला है, लेकिन 8 बजते बजते महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही है। जहां भी गए 20 बूथ पे भी महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिली है। क्योंकि ये कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में 3 विधानसभा पे महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी लड़ रहे हैं, जो तमकुही विधानसभा है। स्वामी प्रसाद जो कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, अभी भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामे है, जो पटौना विधानसभा के सिटिंग एमएलए थे और इस समय वो फाजिल नगर विधानसभा से लड़ रहे हैं। और यहाँ पर कुंवर आरके सिंह जी, जो कि कांग्रेस के यहाँ पटौना विधानसभा से 3 बार एमएलए रहे, 1 बार मंत्री रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे। उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं और भाजपा में अपने एक प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी को लड़ाए हैं, जो अभी इसी बूथ पर कुछ देर बाद अभी यहाँ मतदान करने कुंवर आरके सिंह जी आएंगे। बिल्कुल संतोष, इस समय आप पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं, आपकी लोगों से बातचीत हुई होगी। किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग की जा रही है? यहाँ पर लोगों का मुद्दा था विकास, महंगाई और कुछ तो धार्मिक मुद्दे भी चले आए। यहाँ पर ज्यादातर युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर ज्यादा वोटिंग करा है। हम महिलाओं की माने तो महिलाओं को महंगाई का मुद्दा ज्यादा, उनको अपना वोट दिए हैं महंगाई को लेकर। बिल्कुल संतोष, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में छठे चरण के जो मतदान है वो शुरू हो चुके हैं। ऐसे में कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है और लगातार लोग अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप वोटिंग करिए। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए लोगों से अपील करी है कि आप अपने मत का उपयोग करिए। तो सभी लोग करें अपने मत का प्रयोग।
बाकी मतदाताओं को भी करें प्रेरित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदान करने की अपील की। ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो लगातार यहां पर मतदान करने की अपील की जा, सभी लोग करें अपने मत का प्रयोग, बाकी मतदाताओं को भी करें प्रेरित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदान करने की अपील की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की मतदान करने की अपील। जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना ही अधिक बलवान होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। ट्वीट कर लिखा, जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना ही बलवान होगा। सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लोगों से अपील किया है। यूपी में छठे चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। और अयोध्या से इस वक्त खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अयोध्या में जिलाधिकारी का जो आवास है उसे एक बार फिर से भगवा कलर में रंग दिया गया है। जिलाधिकारी आवास के बोर्ड को फिर से भगवा कलर में रंगा गया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने चुनाव के चलते बोर्ड को हरे रंग में रंग दिया था, जिसको लेकर के डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जिलाधिकारी आवास के बोर्ड को भगवा रंग का रूप दे दिया गया है। मीडिया ट्रायल के बाद जिला प्रशासन ने बोर्ड को फिर से भगवा कलर में रंग दिया है। फिर भगवा हुआ पीडब्ल्यूडी का बोर्ड। चुनाव के चलते किया गया था हरा रंग। कुछ ही घंटों में बोर्ड का जो रंग है उसे बदल दिया गया। डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी, जिसके बाद रंग बदल दिया गया। तो अयोध्या में जिलाधिकारी आवास के बोर्ड को एक बार फिर से भगवा कलर से रंग दिया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी के चुनाव के चलते बोर्ड को हरे रंग से रंगा गया था, जिसको लेकर के डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। और उसके बाद एक बार फिर से आपको बताते चले, जिलाधिकारी आवास के बोर्ड को भगवा रंग का रूप दे दिया गया है। फिर भगवा हुआ पीडब्ल्यूडी का बोर्ड। चुनाव के चलते लिया गया था हरा रंग। यूक्रेन और रूस में जंग जारी है। इस तनावपूर्ण स्थिति में यूक्रेन में फंसे कई भारतीयों को वापस अपने देश सुरक्षित आए हैं। भारतीय सरकार अपने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से भारत लाने में सफल रही। हालांकि अभी कई भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको भी भारत सरकार वापस लाने का प्रयास कर रही है। था कि वहाँ पे कहीं इन लोग न चपेट में आ जाए। मतलब किस तरह से संपर्क जोड़ लेते हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, जब इस तरह की सूचनाएं आपने सुनी? नहीं, बातें तो हो रही थी, लेकिन ये है कि वहाँ रुकना भी जरूरी था, क्योंकि इनका 15 मार्च को एग्जाम भी होने वाला था। यूनिवर्सिटी ने इन लोगों को छोड़ा नहीं था, तो इस वजह से इनको रुकना भी जरूरी था। रशिया और यूक्रेन की जंग में फंसे हुए कई भारतीय स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी के भी हैं, और उनमें कल शाम 5 स्टूडेंट आए हैं। 5 स्टूडेंट में से एक नदीम खान अख्तर जो कि हमारे साथ हैं, ये इनसे हुए हैं। तो क्या स्थिति थी वहाँ पे? एकदम भयावह स्थिति थी। हर कोई सामान स्टोर करने की कोशिश में था, जल्दी से जल्दी पैसे निकालने की कोशिश में था। बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी एटीएम के सामने, बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी सुपरमार्केट के सामने, और जितना हो सकता था लोगों ने सामान खरीद के अपने घर में हिसाब करना शुरू कर दिया। नदीम, जिस तरह से वहाँ पे जंग जब शुरू हुई थी, तो जो आप लोग तो सब इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो क्या महसूस कर रहे थे, किस तरह से लग रहा था, क्या माहौल है? अब माहौल आपको सभी लोग टीवी पे न्यूज़ के द्वारा देख ही रहे हैं, क्या माहौल हो सकता है। अब मैं वहाँ पे सिर्फ इतना देखा, हर कोई इंडियंस वहाँ से निकलने की कोशिश में ही था। सबको, हर कोई डरा हुआ था, हर कोई अपने घरों पे कॉल करके बातें कर रहा था। वहाँ पे जंग का माहौल था, तो खाने पीने को लेकर किस तरह से आप लोग उसमें कोशिश करते थे, या किस तरह से अपना इंतजाम करते थे? अब वो किसी को पता नहीं था कि कब वहाँ से निकलना हो। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हमने सारा खाना स्टोर किया, लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते थे।
एक टाइम बनाते थे, 2 वक्त का खाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना बचा के हम रख सकें, क्योंकि किसी को पता नहीं था कितने टाइम तक हम यहाँ रुकेंगे। जंग चल रहा था, आपका देश भी नहीं था, लगातार आप अपनी एम्बेसी या और भी जो भी साधन हो उनसे आप कांटेक्ट कर रहे होंगे अपने देश आने के लिए, तो किस तरह से मदद मिल रही थी, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा वहाँ पे? पहला तो ये कहना चाहूँगा, जो मैंने नोटिस किया, हमारे दोस्तों ने नोटिस किया, वहाँ पे वहाँ के जो मेडिकल, स्पेशली मेरठ मेडिकल कॉलेज और इंडियन एम्बेसी में कोई परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन से बोले तो जब वहाँ से हमको एम्बेसी बोल रही है निकल जाओ, ज़रूरत हो तभी निकलना। अब एक तरफ बोल रहे हो कि वॉर की सिचुएशन है, आप बोल रहे हो कि ज़रूरत हो तभी निकलो, तो उन्होंने स्टूडेंट के अंदर खुद कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया कि बच्चों के एग्ज़ाम भी थे 15 मार्च को, इसलिए बच्चे सोच रहे हैं यूनिवर्सिटी बोल रही है ज़रूरत हो तो निकलो, ज़रूरत ना हो तो ना निकलो। अब जिन बच्चों के एग्ज़ाम थे उन्होंने वहाँ रुकना प्रीफर किया क्योंकि उनकी ज़रूरत थी, इस वजह से बच्चे वहाँ पे और फंसे रह गए। लेकिन यूक्रेन में जिस जगह पे हमले हुए या जिस जगह पे लगातार हम लोग फुटेज में देख रहे थे वहाँ एक धमाके टाइप के हो रहे हैं, तो उस जगह से आप लोग कितनी दूर थे और वहाँ से जो आपने सफ़र तय किया बॉर्डर के लिए रोमानिया, तो वो कितनी दूर था? एक्चुअली सारी जर्नी हमारी स्टार्ट होती है 24th ऑफ फेब से, जब हमने मॉर्निंग में न्यूज़ सुनी वॉर स्टार्ट हो गई। सबसे पहले हमने सारा खाना वगैरह स्टोर किया, उसके बाद फिर एक दिन बाद पता चलता है, एक दिन बाद हमने अपनी बसेस बुक की, यूनिवर्सिटी से एम्बेसी से कांटेक्ट किया। यूनिवर्सिटी से तो हमें बेसिकली कोई सपोर्ट नहीं मिला, और बाकी वहाँ से एम्बेसी से बोला गया कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके बॉर्डर पे पहुँच जाओ। फिर हमने यूनिवर्सिटी से बोला, एम्बेसी से बोला कि सर आपने बोला है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप जा सकते हो, और एमएससी ने बोला कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जाइए, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। और हमने जब बोला सर वहाँ पे शेल्टर वगैरह कुछ नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो हम फिर वहाँ पे जाके करेंगे क्या, कैसे निकलेंगे, तो उन्होंने सीधे ही बोला आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भी जा सकते हैं। उसके बाद 26 ऑफ फेब को हमने इन द मॉर्निंग एट 11:30 बसेस बुक की अपनी पेमेंट से 59 स्टूडेंट ने मिल के, और एम्बेसी से इतना ही बोला गया था कि आप अपने फ्लैग लगा के जाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, पर फिर भी हमें 3 जगह चेक पोस्ट पर रुकना पड़ा। उन्होंने हमसे इन्फॉर्मेशन ली, जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे और पुलिस वाले थे, और फिर उन्होंने ज़्यादा परेशान वगैरह नहीं किया, छोड़ दिया। पर 1-2 जगह ड्राइवर ने हमें जल्दी पहुंचाने के चक्कर में रूल्स ब्रेक किए, जिसकी वजह से हमें 3 से 2 घंटे वेट करना पड़ा, और जाम की वजह से जो विनिसिया से रोमानिया की डिस्टेंस 6 घंटे की है वो हमको लगभग 12 घंटे में तय करनी पड़ी। और रास्ते में हमारे पास कुछ लिमिटेड खाने का ही सामान था, वो भी हमने लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया। और रेस्टोरेंट वगैरह जो भी खुले थे उनने यूक्रेनियन रेस्टोरेंट वगैरह खुले थे, प्रॉपर नहीं थे, थोड़े बहुत खुले थे, पानी वानी इतना इंतज़ाम था। एक सवाल और नदीम जी बनता है, जैसे कि हिंदुस्तान में भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपको यूक्रेन ही क्यों जाना पड़ा मेडिकल के लिए? यूक्रेन का स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे बच्चे अब्रॉड जानते हैं, उसका बेसिक रीज़न ये है कि पैसे। अब हर मिडिल क्लास फैमिली उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। अब जिन बच्चों के 1-2 नंबर से रुकते हैं, जैसे मेरा ही था 590 मार्क्स से 1 नंबर से रुका, तो मेरा हर बच्चे का सपना डॉक्टर बनना होता है और अपने देश की सेवा करना चाहता है, इसलिए हमने वहाँ पे जाना प्रेफर किया। क्योंकि हर बच्चे का होता है वो 100% देता है, 100% देने के बाद वो सोचता है कि एटलीस्ट डॉक्टर तो बन ही जाऊँगा कहीं ना कहीं, और फिर आके अपने देश की सेवा करूँगा। आखिरी सवाल नदीम जी आपसे, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि आपका सपना था यूक्रेन गए, डॉक्टर बनने का सपना था, क्या लगता है कि इस बार जो जंग थमेगी, जंग थमने, अभी भी आपकी पढ़ाई लगभग पूरी तो नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं, लेकिन हाँ, तो जंग थमने के बाद, हालात सामान्य होने के बाद, क्या आप यूक्रेन एक बार फिर से जाएंगे? अब वो डिपेंड करता है कैसे, अगर हालात अच्छे हुए, सब कुछ नॉर्मल हुआ, तो जाहिर सी बात है मैं जाऊँगा कंप्लीट करने। ये डिपेंड करता है इन फ्यूचर वहाँ के हालात के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ नदीम अख्तर थे, जिनका एक डॉक्टर बनने का सपना था, जिस सपने को लेके ये यूक्रेन पहुंचे थे। लखनऊ से मोहम्मद अमान। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हरियाणा बजट 2022 और बजट सत्र से जुड़ी हर एक खबर, सिर्फ हर खबर पर।